हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। यहाँ पर जो हमारी श्रृंखला चल रही है क्वेश्चंस की, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब भी हम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में भी मिलेंगे। तो सभी लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को एडवांस लेवल पर लेकर के चलिए। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं कि जो इंसान चुनौतियों के आगे खड़ा होता है उसी का सम्मान इस जग में होता है। मतलब कि अगर आपके सामने कोई चुनौती है, कोई भी टफ रास्ता है, देखो सक्सेस का कभी भी कोई भी आसान रास्ता नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। चुनौतियां कोई भी आए, आप अडिग रह करके उनके सामने अगर खड़े होते हैं और उनको सॉल्व करते हैं तो पूरा संसार आपकी प्रशंसा करेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को इस काबिल बनाना है, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आप अपने बनाए हुए गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, तो आज की सीरीज का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस इज सैमुअल हैनीमैन रिलेटेड। यानी कि सैमुअल हैनीमैन के द्वारा या सैमुअल हैनीमैन निम्नलिखित में से किस आविष्कार से संबंध रखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि होम्योपैथी जो कि मेडिसिन साइंस की एक ब्रांच है, इनके जनक सैमुअल हैनीमैन को कहा गया है। और हैनीमैन से रिलेटेड जितने भी आप लोग देखते हैं कि होम्योपैथी के जो कॉलेजेस हैं वो सभी हैनीमैन के ही नाम से ज़्यादातर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, होम्योपैथी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। और हाँ, आप सभी लोग कमेंट में अपने ऑप्शंस जरूर सभी लोग करते रहिए, आपका रिस्पांस क्या है। ठीक है बेटा, रिस्पांस जितना करोगे, गलती होगी तो वो फिर से आपका एग्जाम में होने से बच जाएगी। ठीक है, चलते हैं सीरीज में अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हिच फाइलम डज द सैलामेंडर बिलोंग्स टू। सैलामेंडर किस संघ से संबंध रखता है। मोलस्का। मोलस्का कैसे जीवों का संघ है, कवचधारी, जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। एम्फीबियंस यानी कि उभयचर प्राणी, जो कि पानी में भी रहे और जमीन में भी रहे। रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, रेंगने वाले जीव, जिनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी सहायता से ये चलते हैं। और मैमल्स यानी कि स्तनधारी। तो सैलामेंडर किस संघ में आता है, सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए यहाँ पर। और हाँ, आप अपने एंड से एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, ओके, देखो यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो सैलामेंडर है, ये सैलामेंडर किसके साथ जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे रहते हैं बेटा, ये थोड़ा सा छिपकली जैसा भी है, लेकिन यहां पर क्या है अंतर इसकी बॉडी में, ये ज्यादातर पानी में रहता है। तो पानी में रह रहा है, छिपकली जैसा शरीर है, मतलब पानी के बाहर भी आएगा। तो ये संबंध रखता है, साधारण से आप ध्यान रखिए बेटा, मेढक से। किसके साथ संबंध रखता है, मेढक से। जैसे मेढक के कैरेक्टर्स होते हैं वैसे ही सैलामेंडर के कैरेक्टर्स होते हैं। और सैलामेंडर किस संघ से बिलोंग करता है बेटा, तो ये है उभयचर प्राणी यानी कि एम्फीबियन से। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एम्फीबियंस उभयचर जीव। मोलस्का कवचधारी जीव, जैसे कि घोंगा है, शीप है, वो सभी मोलस्कंस में आते हैं। ठीक है, छिपकली है, सांप है, या कछुए की बात करी जाए, या हम लोग बात करें मगरमच्छ की, तो ये सभी रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, मैमल्स में हम आप लोग हो गए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, जिराफ, शेर, ये सभी आपका मैमल्स की कैटेगरी में आ गए। या व्हेल की बात कर ले या डॉल्फिन की बात कर ले तो वो भी मैमल्स में आते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। बिकॉज इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। क्यों, क्योंकि इसमें पाचक रस उपस्थित होते हैं। बिकॉज इट कंटेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें अंतःद्रव्य जालिका होती है। बिकॉज इट कंटेन फॉस्फोलिपिड, इसमें फॉस्फोलिपिड होते हैं, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बेटा आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है और हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर एक तो केंद्रक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं गोल्गी बॉडीज, और साथ में लाइसोसोम्स होते हैं। अब अगर कोई आतंकवादी कोशिका के अंदर घुस गया, आतंकवादी का काम कौन करता है, वायरस और बैक्टीरिया,
इसको पहचानेगा कौन? गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है, ठीक है। और अगर ये आतंकवादी है, तुरंत इसको इसके बड़े साहब से यानी कि कोशिका के बड़े साहब से मिला दिया जाता है, जिसको कहते हैं लाइसोसोम। और जैसे ही बैक्टीरिया आया वैसे ही ये क्या करेगा? खुद को ब्लास्ट करेगा, इसके अंदर से पाचक रस निकलेंगे और वो इस बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगा। लेकिन उसको खत्म करने में ये खुद भी खत्म हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली। और यहां पर अगर देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? बिकॉज इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। और कितने प्रकार के पाचक रस इसमें उपस्थित होते हैं बेटा? तो याद रखिएगा 24 टाइप्स ऑफ लाइसोजाइम्स, ठीक है। पाचक रस को क्या कहा जाता है? लाइसोजाइम्स। तो लाइसोजाइम्स वो भी कितने प्रकार के? 24 प्रकार के होते हैं। और इसी कारण से इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग। क्लियर है? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। मूव करते हैं सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ व्हिच प्रोटीन, यानी कि जो सूक्ष्म तंतु होते हैं ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन के बने होते हैं, मायोसिन के होते हैं या काइटिन के होते हैं? अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये माइक्रोफिलामेंट होते क्या हैं। देखो बेटा, जब भी आप किसी सेल यानी कि कोशिका की संरचना को देखेंगे तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्या उपस्थित होता है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। केंद्रक में उपस्थित होता है डीएनए यानी कि न्यूक्लियस में ये क्या फॉर्म करता है? आरएनए का फॉर्मेशन करता है। यहां पर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ, इसमें क्या उपस्थित है? राइबोसोम्स उपस्थित हैं। साथ ही साथ यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित है, गोल्गी ऑपरेटर्स यानी कि जो गाल्जी काय है ट्रैफिक पुलिस, लाइसोसोम भी उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखें तो और भी कई सारे कोशिकांग होते हैं। लेकिन इनमें अगर आप देखिए कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी कि सूक्ष्म तंतु। और इनका काम क्या होता है? डीएनए से आरएनए बना, आरएनए जब बाहर आएगा तो यही माइक्रोफिलामेंट उसको मूव कराने में यानी कि उसको पहुंचाने में मदद करेंगे किसके पास? राइबोसोम के पास, ताकि प्रोटीन का निर्माण हो सके। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये किस चीज के बने होते हैं? और यही आपका यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन या काइटिन किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो बेटा याद रखिएगा जो काइटिन प्रोटीन होती है आपकी, ये काइटिन प्रोटीन किस में उपस्थित होती है? जो मशरूम आप लोग खाते हो, मशरूम की सब्जी खाते हो, खाते ही होंगे, ठीक है। तो मशरूम में कौन सी प्रोटीन होती है? काइटिन होती है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि नाखून और बालों में तो केराटिन प्रोटीन होता है, वहां कंफ्यूज मत होना। दूसरा अगर देखें तो जो कीट पतंग होते हैं यानी कि कीड़े मकोड़े, उनके पंख किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो वो भी काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट हैं ये किसके बने होते हैं बेटा? तो ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत बढ़िया, एक्टिन प्रोटीन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण का मुख्य तरीका क्या होता है? पोषण का मुख्य तरीका यानी कि पौधे आखिरकार किस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं और खुद को पोषण देते हैं और प्रोलिफरेट यानी कि खुद की वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है ऑटोट्रॉप या ऑटोट्रॉपिक मोड यानी कि स्वपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड यानी कि विषमपोषी होते हैं, पैरासिटिक मोड यानी कि परजीवी होते हैं, या सैप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कभी भी किसी भी पेड़ को देखिए तो पेड़ को भोजन की प्राप्ति कैसे होती है बेटा? भोजन की प्राप्ति होती है जब इसमें सन रेज पड़ती हैं यानी कि सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें पड़ने पर क्या होगा? इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स अपना भोजन खुद से बना पाते हैं। और ये आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं बेटा स्वपोषी। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी यानी कि क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक मोड। हेट्रोट्रॉपिक विषमपोषी हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग विषमपोषी हैं। हम में से कई लोग मांस मछली भी खाते हैं, कई लोग साग सब्जी भी खाते हैं। तो अलग अलग
खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक हो गए। पैरासिटिक यानी कि परजीवी, मतलब जिस पर आश्रित है उसको नुकसान ही होना है, ठीक है, ये होता है पैरासिटिज्म। जैसे कि अमरबेल की बात करें, ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। सैप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी, जो चीजें सड़ गल रही हैं उसके ऊपर डेवलप होना, जैसे कि फंगस और लाइकेन, ये मृतोपजीवी में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए, ऑटोट्रॉपिक मोड, यानी कि स्वपोषी होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्टेम इज अ राइजोम, यानी कि जो राइजोम होता है, राइजोम जिसको हम लोग कहते हैं प्रकंद, प्रकंद किस प्रकार का तना होता है, ठीक है। प्रकंद के रूप में आप लोग अगर देखें तो जैसे कि प्याज है, लहसुन है, इनको प्रकंद के रूप में रखा जाता है, गन्ना है प्रकंद के रूप में रखा जाता है। तो ये जो प्रकंद है यानी कि राइजोम है, ये किस प्रकार का तना है, नॉन ग्रीन विद डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड, यानी कि ये हरा नहीं होता लेकिन इसमें नोड और इंटरनोड उपस्थित होते हैं। ऑक्सिलरीज एज वेल एज स्पेशल बर्ड्स, यानी कि इसमें जो बर्ड्स यानी कि कलिकाएं हैं या कलियां हैं, ये ऑक्सिलरी कलिकाएं उपस्थित होती हैं। या तीसरा है आपका ब्राउनिश इन कलर, यानी कि ये भूरे रंग का होता है, या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ओके, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर देखा जाए बेटा, जो राइजोम यानी कि प्रकंद है, ये आपका क्या हो जाएगा, कभी भी आप साधारण तौर पर देख लेते हैं, किसी को भी अगर देखिए प्रकंद को, जैसे कि मान लेते हैं कि हम आलू को ले लें, या हम हल्दी को ले लें, या अदरक को ले लिया जाए, ये सभी प्रकंद के रूप में आते हैं। ये आपके क्या है, ब्राउनिश इन कलर होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें ऑक्सिलरी एज वेल एज स्पेशल बड्स भी होती हैं, जहां से तने का निर्माण, पत्तियां का उद्भव होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये नॉन ग्रीन होता है, और इसमें डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड, बेटा नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वो तना है, ठीक है। तो ये भी होता है, तो इसका मतलब ये तीनों कैरेक्टर आपके किसके हैं, राइजोम के हैं, और ये प्रकंद इसीलिए इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है, डी इज करेक्ट, ठीक। चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन, यानी कि पक्षियों के प्रवास का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी भारत में भी आते हैं, ठीक है, सर्दियों के समय पर आप देखते हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए तो ये एक देश से चल करके लाखों मील का सफर करके ये पूरा करते हैं। और यहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स का जो अध्ययन है कि आखिर ये क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या इनमें ये परिवर्तन क्यों आ रहा है, या क्यों ये माइग्रेट करते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्यों ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारा अध्ययन जो है ये विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, यानी कि प्रवासी पक्षियों का अध्ययन या पक्षियों के प्रवास का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या ये इकोलॉजी कहलाता है, क्या ये हमारा नीडोलॉजी कहलाता है, या फिनोलॉजी कहलाता है, या फ्रेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ओके, यहां पर बहुत बढ़िया, देखो रिस्पॉन्स सभी लोग करते रहो, ठीक। यहां पर अगर देखा जाए बेटा कि जो फिनोलॉजी है, क्या है, फिनोलॉजी है, ये होता है पक्षियों के प्रवास का अध्ययन कि कैसे मौसम बदला और पक्षी एक जगह से दूसरे देश में वैसे ही अनुकूलित वातावरण की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, और उनको इन सब का पता चलता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कहलाता है फिनोलॉजी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है गाल स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग, यानी कि जो पित्त की थैली में पथरी होती है उसको गॉल ब्लैडर स्टोन या गाल स्टोन कहा जाता है। तो गाल स्टोन जो कि मवेशियों से प्राप्त किया जाता है, मवेशियों से, किनसे, जैसे कि गाय है, भैंस है, ठीक है, या बकरी है, बकरा, भेड़, कुछ भी, कोई भी जो मवेशी जीव है उनसे जो प्राप्त किया जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन, वो किस चीज को बनाने के लिए उपयोग होता है, नेकलेसेस बनाने के लिए, यानी कि नेकलेस यानी कि हार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेंट बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, या भोजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेटा देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन है, इनके थोड़ा सा जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, और ये चिकना काफी होता है, और इसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। जैसे बहुत से ऐसे जीव है जिनकी सींग का इस्तेमाल
ठीक है। सींग, हॉर्न जिनको हम लोग कहते हैं, सींग का इस्तेमाल भी ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, हड्डियों का इस्तेमाल भी आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। वैसे ही जो गॉल स्टोन्स हैं इनका भी इस्तेमाल किसके लिए, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि नेकलेसेस बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है Which is a symptom of labyrinthitis, यानी कि लेबरेंथाइटिस का लक्षण क्या होता है। कई लोग ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये लेबरेंथाइटिस है क्या। देखो बेटा, जब हम लोग अपने कान के संरचना का अध्ययन करते हैं, कान की संरचना का अध्ययन यानी कि अपने ईयर के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो एक तो हो जाता है हमारा आउटर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर कहां से, ये आपका हो गया। आउटर ईयर के बाद यहां पर आपका हो गया जो टिपैनिक मेम्ब्रेन है। इसके बाद आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर आपकी 3 बोन्स हो गई। ठीक है, इनकस, मैलियस और स्टेपीज। और इसके बाद ईयर ड्रम का पोर्शन, और यहीं पर आप देखते हैं कि मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ, जैसे कि घोंघे में आप देखते हैं कुछ ऐसी संरचना ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर क्या हो गया, लेबरेंथाइटिस हो गया, मतलब ये पोर्शन डैमेज हो गया, तो इसका लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को लेबरेंथाइटिस हुआ है। तो यहां पर अगर देखिएगा बेटा कि पेन इन द ईयर, यानी कि कान में दर्द होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा यहां पर ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। ठीक, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि अत्यधिक सूजन, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, ये भी नहीं होता। परमानेंट डीफनेस, स्थायी बहरापन हो जाएगा। ठीक है, जो लेबरेंथाइटिस है इसी में से जो वाइब्रेशंस हमारी हड्डियों के और कान के पर्दे में जब भी ध्वनि पड़ती है, कान के पर्दे पर हड्डियों के मूवमेंट की वजह से ये इसी लेबरिंथ के पोर्शन में ही क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और वही हमारी नर्व्स ले जाकर के ब्रेन में ले जाती है, और हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। लेकिन अगर लेबरेंथाइटिस हो गया है, मतलब ये डैमेज हो गया है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, तो क्या हो जाएगा, ये कोई भी सिग्नल्स ब्रेन में पहुंचेगा नहीं और हमें सुनाई नहीं देगा, मतलब स्थायी बहरापन। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ओडोमीटर यानी कि निम्नलिखित में से किसे ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। ओडोमीटर का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में, हम आप में से बहुत से लोग करते हैं। तो ये ओडोमीटर है क्या बेटा, जो आपके व्हीकल्स में कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं ये बताता है मीटर, वही आपका क्या कहलाता है, ओडोमीटर कहलाता है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ओडोमीटर है, ये ओडोमीटर क्या कार्य करता है या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो ये आपका डिस्टेंस यानी कि कितनी दूरी आप चल चुके हैं, इसके लिए आपका यूज होता है किसमें, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लेन में नहीं रहेगा कि आप सोचे कि कहीं पर भी दूरी को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस यानी कि दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सीरीज में कि कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कई बार पूछा गया है बेटा ये, तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखा भी होगा, इंपॉर्टेंट भी है कि कैसिटराइट निम्न में से किसका अयस्क है। अब देखिए कैसिटराइट ये एक अयस्क है। जब हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, मेटलर्जी यानी कि धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो ये आपका जो कैसिटराइट होता है ये आपका होता है क्या, SnO2। और Sn किसका सिंबल है, ठीक है, Sn किसका सिंबल है, तो ये टिन का सिंबल है, यानी कि टिन ऑक्साइड जो है वो कहलाता है हमारा क्या, कैसिटराइट। और अगर आप इसको देखेंगे यहां पर कि ये टिन का ऑक्साइड है, तो इसका जब हम प्यूरिफिकेशन करेंगे तो कौन सी धातु मिलेगी हमें, तो हमें मिलेगी बेटा टिन। तो कैसिटराइट किसका अयस्क हो गया, टिन का अयस्क हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है रेस्पायरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ ड्रग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और आप में से
कई लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रेस्पायरिन है ये किस प्रकार की दवा है। देखो, ड्रग का मतलब कहीं और मत पहुंच जाना, ड्रग दवाओं के लिए भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर रेस्पायरिन है ये किस प्रकार की दवा का उदाहरण है? क्या ये नारकोटिक है यानी कि मादक है? क्या ये हिस्टामिन विरोधी यानी कि एंटी हिस्टामिन है? या ये ट्रांक्विलाइजर यानी कि जो शांतिदायक है या लोगों को रिलैक्स न्यूरो रिलैक्सेंट जो दिए जाते हैं उनको ट्रांक्विलाइजर कहा जाता है, या नन? ठीक है, ओके। देखो बेटा, यहां पर अगर हम रेस्पायरिन की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये आपकी नारकोटिक दवा नहीं है। दूसरा, ये एंटी हिस्टामिन भी नहीं है, ये है आपका क्या, ट्रांक्विलाइजर है। ट्रांक्विलाइजर यानी कि ये एक न्यूरो रिलैक्सेंट है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का कार्य करती है, ठीक है। यानी कि जब आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हो, हाइपर टेंशन है, उस समय पर यह दवा दी जाती है, यानी कि ट्रांक्विलाइजर, ठीक है। मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी में क्या होता है, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कभी बर्फबारी हुई या बहुत लो टेम्परेचर हो गया तो झील, नदियां, तालाब जम जाते हैं। ऊपर तो बर्फ जमी रहती है लेकिन नीचे पानी वैसे ही फ्लोट करता रहता है, और जितने भी आपके एक्वेटिक क्रीचर्स है, जलीय जंतु हैं, वो उसमें सरवाइव करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में क्या होता है, मिनिमम डेंसिटी न्यूनतम घनत्व होता है, मैक्सिमम डेंसिटी अधिकतम घनत्व होता है, नो डेंसिटी कोई भी घनत्व नहीं होता, या नन ऑफ द अबव। तो हम सभी लोग जानते हैं जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस समय पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी यहां पर होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं हम लोग सीरीज के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू, यानी कि प्रकाश का जो रंग होता है वो किससे संबंधित है, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य से, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति से, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता से, या वेलोसिटी यानी कि उसके वेग से। तो बेटा यहां पर अगर आप देखिए, जब हम कभी भी श्वेत प्रकाश की बीम को किसी 60 डिग्री एंगल के प्रिज्म से पास करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमें रेनबो मिल जाता है, यानी कि विबग्योर मिल जाता है। अब विबग्योर की यानी कि रेनबो, तो अलग अलग हमें क्या मिल गई, वेवलेंथ की लाइट मिल गई। तो जो लाइट के कलर्स हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ये वेवलेंथ की वजह से, यानी कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। और बारिश के समय ही हमें रेनबो दिखता है, क्यों, क्योंकि जिस समय हल्की हल्की बूंदें गिर रही होती हैं तो वो बूंदें एज अ प्रिज्म काम करती हैं, और जो व्हाइट लाइट की बीम सन से आ रही है उसमें क्या होगा बेटा, ये तरंगदैर्घ्य के आधार पर प्रकाश बढ़ जाता है और हमें रेनबो नजर आता है, क्लियर है, ठीक है। तो वेवलेंथ, प्रकाश का जो प्रकाश में उपस्थित जो कलर है ये हमें वेवलेंथ की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है हमसे द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज, यानी कि परागण के दौरान पराग कण प्राप्त करने वाला पुष्पीय भाग कौन सा है। देखिए, कीट पतंगों के माध्यम से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि परागण की प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो एयर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, यानी कि परागण की प्रक्रिया होती है। तो परागण के दौरान पराग कण जो प्राप्त करने वाला पुष्पीय भाग है वो कौन सा है। आप किसी भी फूल को देखते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो सबसे आउटर पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं सेपल्स, सेपल्स यानी कि बाह्यदल पुंज। दूसरा भाग क्या होता है बेटा, दूसरा भाग होता है इसमें पेटल्स का, पेटल्स यानी कि दल पुंज मतलब पंखुड़ियां हो गई, ठीक है। तीसरा पार्ट होता है इसमें स्टेमन का, स्टेमन यानी कि पुंकेसर का भाग होता है, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि परागकण। और वहीं अगर हम चौथा भाग की अगर बात करें तो चौथा भाग आपका क्या होता है बेटा, यहाँ पर स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा यानी कि स्त्री केसर। और जब ये पॉलन ग्रेन परागकण
जब ये पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण आपके स्टिग्मा पर पड़ते हैं तभी फिर क्या होगा, ये निषेचन की प्रक्रिया होगी और फ्रूट का निर्माण होगा। तो पॉलन ग्रेन जो है ये बेटा पुष्प के किस भाग में जा रहे हैं, तो ये बेटा स्टिग्मा यानी कि स्त्री केसर के भाग में जा रहे हैं। ठीक है, किस में जा रहे हैं, स्टिग्मा यानी कि स्त्री केसर के भाग में जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, परागण के दौरान कौन सा पुष्पीय भाग रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, तो स्टिग्मा यानी कि स्त्री केसर को। क्लियर है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया। तो आज के सेशन का समापन यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।